नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ कहानीकार केशव भारद्वाज जी की लिखी हुई कहानी बड़े घर की बहू। केशव भारद्वाज जी पेशे से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। साथ ही वो हिंदी और भोजपुरी के स्थापित लेखक भी हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी बड़े घर की बहू, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। आज गांव में फिर से राम बाबू को तुलसी चौरा के पास से उठा करके घर में वापस रखा गया। अभी तक कई बार उनके जीवन का अंत नज़दीक देखकर परिवार के लोग घर से बाहर करके तुलसी चौरा के पास लाकर रख चुके हैं। शरीर में संचार होते देख वापस घर ले आया गया था। आज का भी जोड़ दिया जाए तो अब तक कई बार ये घर से बाहर करना और वापस घर में लाना दोहराया जा चुका है। दिन भर गांव के लोग उनको जाकर देख आए हैं। कोई पांव छूकर आशीर्वाद लेता तो कोई अंतिम प्रणाम कराता तो कोई कुछ देर उन्हीं के पास बैठ के आ जाता। देखने आने वाले लोगों के लिए चाय पान भी उनके यहाँ मिल जाता। इसके लोभ से भी कुछ लोग नियमित चले आते थे। वैसे राम बाबू और उनके घर के लोगों का व्यवहार ऐसा है जो सारे गाँव में लोग याद करते हैं। बिना किसी लोभ लालच के जो भी आया कम ज़्यादा सब दिन से ये लोग सबको मदद करते रहे। उसी प्रताप से सब बच्चे जहाँ हैं सुख में हैं। किसी भी नवागंतुक के उनसे भेंट करने आने पर उनके घर के लोग राम बाबू के कान में जोर से कहते, फलमा आए हैं आपको देखने के लिए, बड़ी दूर से आए हैं। राम बाबू उनके तरफ एक नज़र देख लेते थे। किसी को देखकर मुस्कुराइयो देते थे। वो अपने आप को भागमंत समझ लेता था जो उसे देखकर मुस्कुराए। फिर इसी का चर्चा शुरू हो जाता कि फलां फलां को देखकर खुशी हुआ था उनको। बोलते कुछ भी नहीं थे, लेकिन लगता था जो उनकी आंखें किसी की प्रतीक्षा में हैं, किसी को खोज रही हैं। आज फिर से तुलसी चौरा के पास से जब वापस घर में लाया गया तो वहाँ उपस्थित सारे लोग कहने लगे थे, लग रहा है किसी को देखने के लिए इनका प्राण अटका पड़ा है। आज तो हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि घर के लोग जल्दी जल्दी में गौदान भी करा दिया था। राम बाबू की पत्नी को सब पता था राम बाबू किसको जान से ज़्यादा चाहते थे। इस भीड़ में उनकी आंखें किनको खोज रही थीं। इनके सिवाय और किसी को जानकारी का अंदाज़ा भी नहीं था। सारी दुनिया में भारतीय पत्नी ही ऐसी शख्सियत होती है जिसको अपने पति के बारे में हर खबर होती है। बिछावन पकड़े कई दिन हो गया था। घर के लोग अब सेवा शुश्रूषा में अभ्यस्त हो गए थे। सबने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था। इतना बीमार होने के बावजूद भी राम बाबू की बोली वाणी वैसा ही मीठा था। शुरू से ही वो बोलते भी कम ही थे। इंसान की आंखें सब कुछ कह देती हैं। संतुष्ट ही लगते थे। बीमारी के हालत में भी घर में किसी को परेशान नहीं करते थे। वैसे उनकी पत्नी खुद ही सेवा में लगी रहती थी। इनका ध्यान रखने में कोई कमी नहीं किया गया है। पूरा गांव में एक बार तो ज़रूरी इन सब बातों की चर्चा होती ही थी। राम बाबू की पत्नी जान रही हैं जो किसको इनकी आंखें खोज रही हैं। आंखों की पुतली का चारों ओर घूमना बहुत कुछ बता रहा था। ये सिर्फ पत्नी के ही संज्ञान में था। ये और कोई नहीं, घर के लिए अजनबी नहीं, उनकी अपनी बड़ी बेटी चांदाई ही थी। राम बाबू की शादी के 10 वर्ष बाद चांदाई के रूप में पहली संतान ने जन्म लिया था। राम बाबू की माँ कहने लगी थी जो दूसरा ब्याह कर लो। राम बाबू ने साफ साफ मना कर दिया था। चांदाई के जन्म के बाद 5 और संतान हुआ था, लेकिन राम बाबू की आंख दिखार दुलारू चांदाई ही रही। वो समय कुछ और था। 16 वर्ष की जब चांदाई हुई तो लगा जो अजोद हो गई है। घर के लोगों के दबाव में उस समय के बड़े घर में चांदाई की शादी का प्रस्ताव लेकर के राम बाबू अपने बहनोई के साथ गए थे। सुच्चा और शुद्धा स्वभाव के राम बाबू थे। वहाँ वरागत ने जो भी कहा राम बाबू सब शर्त एक ही बार में मान लिए थे। वहाँ से लौटते समय उनके जिया ने कहा भी, आप क्यों उन लोगों की सारी मांग मान लिए? राम बाबू का सीधा सपाट जवाब रहा, आजकल बाजारवाद है। जब बाजार जाएं और कोई सामान पसंद हो जाए तो उसका मोल भाव नहीं करना चाहिए। अपने घर लौटने पर नंदोस्त ने रिश्ते के सिलसिले में हुई सारी बात सरहज को बताया था। अब उपाय ही क्या बचा था। राम बाबू अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर धूमधाम से बेटी की शादी किए। गांव और रिश्तेदारी में सबने कहा जो आज से पहले किसी ने अपनी बेटी को इतना नहीं दिया था। विवाह के बाद चांदाई को अपने ससुराल से विदागरी में सब बार संशय बना रहता था।
पहली बार बेटी के बिदागरी के लिए उसके ससुराल राम बाबू अपने ही गए थे। बिदागरी तो नहीं हुआ, बेटी से भेंट भी नहीं कराया हम लोगों ने। गांव लौटने पर चांद दाई की माँ से झूठी कह दिया। सास का तबीयत खराब था, इसी से नहीं आई। इस घटना के बाद फिर कभी राम बाबू चांद दाई के ससुराल नहीं गए थे। उनकी बाकी 5 संतानों के शादी ब्याह में भी चांद दाई कुछ घंटों के लिए ही मायके आई थी। उनका ससुराल बड़ा घर और उससे भी बड़ा व्यवहार था। बहू का मायके वालों से सीधा भेंट की परंपरा उन लोगों में नहीं थी। चांद दाई ने कभी भी अपने ससुराल की कोई शिकायत नहीं की, वहीं की दुनिया में उलझी रहती थी। नैहर जब कभी आती तो बाकी भाई बहन के ससुराल वालों का व्यवहार देखकर इनको भी महसूस होता कि काश उनके ससुराल के लोग ऐसे ही स्नेही होते तो कितना अच्छा होता। उनको ससुराल से मायके लाने के लिए कोई नैहर से आने के लिए तैयार नहीं होता था। बिना किसी मायके के प्रतिनिधि के बहू को भेजने की परंपरा नहीं थी। इसी सब मायके ससुराल के बीच में पेंडुलम की तरह झूल रही होती थी चांद दाई। एक बार अपने मन के अंदर के जमे बोझ को हल्का करने के वास्ते माँ को कहा भी था, बराबरी वाला रिश्ता अच्छा होता है, धन संपत्ति सब कुछ नहीं होता है। इनके कहने का आशय माँ समझ गई थी। अब उपाय ही क्या बचा था। जब चांद दाई अपने पिता राम बाबू के सामने जाती थी, 2-4 बूंद आंसू दोनों लोगों की आंखों से टपक ही जाता था। देखकर सारे लोग निशब्द हो जाते थे। गांव समाज में एक तरफ लोग कहते, बेटी के ब्याह में राम बाबू से ज़्यादा किसी ने खर्च नहीं किया। दूसरी तरफ उनका मन बार बार कहता, जो बड़े घर में संबंध करके अच्छा नहीं किया। हर बार सोचते जो चांद दाई से माफ़ी मांग लेंगे। जब चांद दाई सामने आती तो जबान मौन हो जाता। ब्याह से पहले चांद दाई पढ़ना चाह रही थी, पढ़ने में होशियार भी थी। उससे बिना कुछ पूछे उसकी पढ़ाई छुड़वा कर ब्याह की तारीख तय कर दिए थे राम बाबू। उस समय उनके मन से ये आवाज़ आई थी, जो बिटिया का पढ़ाई छुड़ा करके वो गलती कर रहे हैं। लेकिन समाज के दबाव में निर्णय ले चुके थे। तब समाज के लोगों के व्यंग बाण से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। घर वालों के इस फैसले से सहमत नहीं रहने के बावजूद भी चांद दाई बाबूजी की इज्जत के खातिर तैयार हो गई थी। ये सारी बातें राम बाबू को देर सबेर पता चल गया था। 16वां साल तब बड़ा लगता था, आज 26वां भी कम। इसके बाद किसी भी बेटी को वे बड़े घर की बहुरिया नहीं बनने दिए थे। बहुरिया और मालकिन में अंतर सबको समझाते रहते थे। बहुरिया में सास ससुर के राज वाला वर घर और मालकिन में लायक घर वाला। सब संतान, भाई बहन, भतीजा भतीजी, सखा संबंधी, नौकर चाकर, ग्रामीण आकर के राम बाबू को देख गए, लेकिन चांद दाई अभी तक नहीं आई थी। माँ ने सबसे छिप छिपा के संवाद कई बार बेटी को भिजवा दिया था कि आकर के देख जाओ। चांद दाई के यहाँ से नौकर फल की टोकरी लेके आ गया था, वो नहीं आई थी। संवाद आया था, बहुरिया ने भेजा है। अब माँ को भी समझ में आने लगा था, जो राम बाबू का प्राण बिना बहुरिया को देखे ही छूट जाएगा। वही कल हुआ भी। रात में बहुरिया के इंतजार में राम बाबू गोकुल धाम की यात्रा पर निकल गए थे। बड़े घर की बहुरिया बनी चांद दाई अपने बाबूजी के प्रति स्नेह का बलिदान कर दी। अभी आप सुन रहे थे छोटी लेकिन मार्मिक कहानी बड़े घर की बहू। कहानी के लेखक थे केशव भारद्वाज जी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।